नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर बोला सुप्रीम कोर्ट का कितनी असंवेदनशीलता, 4 महीने विचार करके लिया फैसला। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी चेयरमैन का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी के 3 विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी में हिंदुओं को शराब पर मिल रहे डिस्काउंट को लेकर सौरभ भारद्वाज ने योगी सरकार को घेरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला कर राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए। जीतनराम मांझी का विवादित बयान, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ धरना देने वालों को बताया कठमुल्ला। ईरान ने बना रखा हथियारों का कब्रिस्तान, अचानक मिट्टी से उठेगा दुश्मन की बर्बादी का तूफान। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। मेरी अपील है कि मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन जब भी मैं बोलने खड़ा होता हूं मुझे बोलने से रोक दिया जाता है। ये सदन चलाने का तरीका नहीं है। स्पीकर उठते और एकदम से चले गए और सदन स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को बोलने का समय नहीं दिया गया। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जगह होती है, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए, और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूं, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे कि वो लाना पड़ा है। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहां पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहां पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। थैंक यू। नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जजों ने फैसले को असंवेदनशील कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 17 मार्च को आए इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता को खींचकर पुलिया के नीचे ले जाना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ना और अंडरगारमेंट्स को खोलना या नारा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं कहलाएंगे। जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है 17 मार्च 2025 की, जिसमें हाई कोर्ट ने विटल डाउन करी हैं धाराएं, जो कि 376 ऑफ आईपीसी रेड विथ 511 रेप अटेम्प्ट टू रेप की धाराएं लगी थी, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाटर डाउन करके
विटल डाउन करके सेक्शन 9-10 ऑफ पॉक्सो लगाया है, जो कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि इस तरह की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के काफी रैमिफिकेशंस हैं, बिकॉज इंटरप्रिटेशन बहुत ही नैरो हो गई है ऐसे केसेस में, ऐसे इंसिडेंट्स में वेयर इट इज एविडेंट दैट द माइनर गर्ल जो लड़की है उसको खींच के एक कोने में ले जाया जा रहा है, उसके ब्रेस्ट को प्रेस करा जा रहा है, उसके लोअर गारमेंट का नाड़ा तोड़ा जा रहा है, और फिर भी उसको अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव ऑब्जर्वेशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी इशू कर दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है नोटिस। तो बाकी आप डिटेल ऑर्डर। विक्टिम की मदर भी मैम अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट? जी, विक्टिम की मदर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम अब इम्प्लीमेंट इसमें लगा देंगे, वो हमने ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आगे रखा। झारखंड के हजारीबाग में 2 गुटों में झड़प हो गई। मंगला जुलूस के दौरान सांप्रदायिक गाना बजाने को लेकर जमकर पत्थरबाजी हुई। पथराव हजारीबाग के जामा मस्जिद चौक के पास किया गया, जहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद पुलिस को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी, जिससे भीड़ तितर-बितर हुई। रात 11 बजे की घटना है और फिलहाल हालात काबू में है। अब इस पर नेताओं के बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। घटनाओं के मूल कारण क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती है, वहां ऐसी घटनाओं की लगातार हो रही पुनरावृत्ति कहीं न कहीं इस एक संबंध को कोरिलेट करती है। और ईपी सेंटर के तौर पर अगर हजारीबाग प्रयोगधर्मी भूमि बन चुकी है, तो निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। और रह गया सवाल कि ऐसी घटनाओं के पीछे कारण और कारक क्या हैं, बहुत सारी चीजें बगैर कहे जनता को भी समझ में आती हैं और आपको भी समझ में आती है। तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि ऐसे इंसर्जेंट लोगों के लिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के लिए झारखंड की जनता ने कभी भी दिल खोलकर स्वागत नहीं किया है। और जनता के इस मैंडेट को, जनता के संदेश को समझने में अगर राजनीतिक पार्टियां भूल कर रही हैं, तो 19-24 के बाद 29 में शायद इसका और कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा। मेरा आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद देते हुए उन तमाम राजनीति के फ्रिंज एलिमेंट्स से यह आग्रह होगा कि जनता की मनोभावनाओं को समझें और उसके अनुरूप कर्तव्य करें, नहीं तो जनता के कठोर दंड के भागी बनेंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज कहा है कि सबसे पहले आपको उन्हें शिवसेना कहना बंद करना चाहिए। वो शिंदे सेना है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र के बच्चे भी शिंदे को क्या कहते हैं। हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। हर कोई जानता है कि राज्यपाल का दुरुपयोग कैसे किया गया, कैसे ये सरकार असंवैधानिक रूप से चलाई गई। कुणाल कामरा ने सच कहा है और इसलिए इससे उन्हें दुख हो रहा है। कामरा को प्रसाद मिलेगा, यानी उन्हें जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप उनको शिवसेना का कहना बंद करिए। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। सबको पता है गवर्नर का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार करके ये सरकार बनाई गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल करते, क्योंकि सबने ही ये जो काम किया है, सरकार बनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल है। सब जानते हैं वो सूरत भाग कर गए थे। सूरत पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, गुजरात पुलिस ने। फिर वो वहां पे गए, गुवाहाटी गए। क्या कोई नहीं जानता है किसके इशारों पे काम कर रहे थे? अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे थे। किसके इशारे पे काम कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये तो सबको पता है। और कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है। इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है, इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी की। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी से पता चल गया है कि गुंडे हैं
और ये आज पार्लियामेंट में बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पे क्या करते होंगे अब आपको समझ आ चुका हो। भाजपा सांसद और वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के लिए लाभकारी है, खासकर गरीबों, पसमानदा महिलाओं, विधवाओं और बच्चे इसके फायदे को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आरोप लगाते हुए कि इस कानून के लागू होने से मस्जिदें, कब्रिस्तान और उनके आसपास की ज़मीनें समाप्त हो जाएंगी, इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। आखिर अगर एक वक्त में अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी और सरकार ने फिर आग्रह किया स्पीकर साहब से कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने अभी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अमेंडेड कानून लाने जा रही है। अभी कानून आया नहीं अमेंडेड कानून, और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आज पटना जा रहे हैं और उसमें जेपीसी के वो मेंबर्स भी हवा दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग यूनियन के हों, ओवैसी हों या और उबैदुल्ला हों या हमारे मोहिबुल्ला साहब हों, सैयद नसीर हों, सारे लोग जिस तरीके से एक हवा दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं देश में इस वक्फ को लेकर के, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयर टेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों विधायक अलग अलग राज्य से हैं। इन विधायकों ने सार्वजनिक मंच से बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। अपनी ही पार्टी को निशाना बनाने पर लाने वाले विधायकों के नाम हैं टी राजा सिंह, नंदकिशोर गुर्जर और चिंतामणि मालवीय। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल से विधायक हैं, नंदकिशोर यूपी में गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं, तो चिंतामणि मध्य प्रदेश के अलोट से विधायक हैं। गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह ने कुछ बीजेपी नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकार के दौरान पीडी के तहत उन्हें जेल भेजने में इन नेताओं की भूमिका थी। एक बयान में राजा सिंह ने दावा किया है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस मामले में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता के बारे में बताया था, जिससे वो बहुत परेशान है। राजा सिंह ने जेल में रहने के दौरान अपनी पार्टी के नेताओं से समर्थन न मिलने पर निराशा व्यक्त की है। राजा सिंह ने कहा कि जब मैं जेल में था, मेरे बड़े भाई ने मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया था। हालांकि अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ खड़ा है। अलोटा से विधायक चिंतामणि मालवीय ने हाल ही में विधानसभा में उज्जैन में रहने वाले सिंगर्स पर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उज्जैन के किसान परेशान हैं और डरे हुए हैं, उनकी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं की साजिश की वजह से किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सालों से यहाँ भूमि का अधिग्रहण कुछ ही महीनों के लिए होता था, लेकिन अस्थायी तौर पर कब्जा सही नहीं है। उधर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर दूसरी वजह से पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। नंदकिशोर ने अपनी ही सरकार पर कलश यात्रा को अनुमति न मिलने पर सवाल उठाए हैं। विधायक ने दावा किया है कि उनके पास यात्रा के लिए जरूरी अनुमति थी और पुलिस ने उनके साथियों के साथ झड़प की। गुर्जर ने आरोप लगाया कि झड़प में उनके कपड़े फट गए। उन्होंने आगे कहा है कि सपा और बसपा की सरकार में भी कभी यात्रा को नहीं रोका गया। मैंने कभी अनुमति के लिए अप्लाई नहीं किया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल की भिलाई और रायपुर स्थित बंगले पर सीबीआई पहुंची। सुबह तकरीबन 5:30 बजे सीबीआई ने पूर्व सीएम के अलावा 4 पुलिस अधिकारियों के बंगले पर भी तफ्तीश दी। अब इसको लेकर के वहां के उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। जी बताएंगे, सीबीआई का छापा पड़ा है, इसमें राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं
और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बोल रहे हैं कि गुजरात में इनको बनाया गया था सदस्य, उसके कारण ज़्यादा। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के घर जांच नहीं हो रही है। सीबीआई पहुंची है 50 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें कई अधिकारी हैं और कुछ एक राजनेता हैं, और इसलिए इसको राजनीति से जोड़ना ये उचित नहीं है। और कांग्रेस जब भी इस तरह की कोई कार्यवाही होती है उसको राजनीति से ही जोड़ती है। वास्तविकता ये है कि जब ये घोटाले हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, और जब उनके मुख्यमंत्री काल में ये घोटाले हुए हैं और सीबीआई उन तक जांच करने पहुंची है, तो जांच में जांच एजेंसी को वो सहयोग करें। जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ कर रही है वो बताएं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही आज देश में ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति है कि कोई राजनीतिक आधार पर इस तरह की कार्यवाही हो। एक तो ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कभी राजनीतिक आधार पर कार्यवाही करती नहीं है, और इसलिए और अभिनव ऐसी कोई परिस्थिति है। ये लगातार जांच जारी है, महीनों से जांच चल रही है और जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीति का कोई आरोप लगाना उचित नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया कि दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे का नाम न लाने की विनती करने के लिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार फोन किया था। हालांकि राणे के इस बयान पर अब शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। वहीं आज संजय राउत ने दिशा सालियान के मौत के मामले पर कहा है कि बदनाम करने की ये राजनीतिक साजिश पिछले 5 सालों से चल रही है, मगर मामला कोर्ट में है तो वही रहने दीजिए। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और किसका नाम आया है उसमें? सर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये कोई एक बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र, बदनामी का 5 साल से चल रहा है। अगर मामला कोर्ट में गया है लेकर तो कोर्ट में जाने दो। कोर्ट में जो होता है, हमें कोर्ट की कार्रवाई पर पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी या हमारे विरोधी है, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम करते नहीं। उसको पकड़ो, पिटीशन डालो, उसको पकड़ो, हमारे खिलाफ पिटीशन डालो, बदनामी की मुहिम चलाओ, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। यूपी में शराब की दुकानों पर मिल रहे डिस्काउंट और एक के साथ एक मुफ्त वाले ऑफर को लेकर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल निकाल लिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में हिंदुओं को शराबी बनाया जा रहा है क्योंकि रमजान में मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछना चाहते हैं। ये वीडियो इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के वीडियो, जहां पे शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं और एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त दी जा रही है। 2 वीडियो तो मैंने ही देख लिए। एक मुजफ्फरनगर का वीडियो मेरे पास आया, एक नोएडा का वीडियो आया। अब तक योगी जी की सरकार ने इन शराब की दुकानों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारा सवाल यह है कि अब तक योगी जी की सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? उनके हिसाब से तो अब तक इन शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। तो दूसरा सवाल हमारा यह है कि इन शराब की दुकानों पे योगी जी कब बुलडोजर चलाएंगे? तीसरा सवाल, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो क्या योगी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सलाह करके ये जो है 1+1 की जो पॉलिसी चल रही है ये चलवाई है? और अगर केंद्रीय नेतृत्व से सलाह नहीं ली गई है तो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का क्यों इसके ऊपर चुप बैठा है? केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर एक शराब की बोतल के साथ दूसरी मुफ्त की योजना को रुकवाएगा?
ये हमारे 5 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार और उनके केंद्रीय नेतृत्व से, और हमारी मांग है कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से लोगों को शराबी बनाने वाली ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी चल रही है, इसको तुरंत रोका जाए। जो आदमी एक शराब की बोतल पीता, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है नहीं, एक नहीं 2 पीजिए, एक सुबह पीजिए, एक शाम को पीजिए, एक के साथ एक मुफ्त। लोग पेटी की पेटी भर भर के शराब की बोतलें ले जा रहे हैं, पेटी की पेटी भर के। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि किन कारणों से उन्होंने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को शराबी बनाया जाए, जो एक पीता है उसको एक और मुफ्त दी जाए। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अगले 3 दिन केवल बजट पर चर्चा के लिए समर्पित किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा कल दिल्ली विधानसभा के समक्ष वार्षिक बजट अनुमान 2025-26 रखा गया था। आतिशी ने पत्र में लिखा है कि अनुभवी विधायक और उससे भी अधिक अनुभवी जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वार्षिक बजट अनुमान किसी भी विधानसभा के समक्ष रखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे रखे जाने के बाद इस पर कई दिनों तक चर्चा होती है। जो बजट सत्र होता है वो बजट की पेशकश और बजट पे चर्चा के लिए होता है, लेकिन कल जब आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस आया तो मुझे बहुत अचंभा हुआ कि बजट पेश होने के अगले दिन बजट पे सिर्फ 1 घंटे की चर्चा है। दुनिया के अलग अलग मुद्दे आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में हैं और बजट पे मात्र 1 घंटे की चर्चा। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती हूं वो छुपा क्या रहे हैं? ऐसा क्या है बजट में कि वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं हुआ, जो आंकड़े अर्थव्यवस्था के हैं, टैक्स के हैं, वो दिल्ली के लोगों के सामने नहीं आए। और अब जब बजट पे चर्चा का समय आया है तो बजट पेश होने के बाद सिर्फ 1 घंटे पे चर्चा बजट की, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। मैंने विजेंद्र गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी है, अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि कम से कम 2 दिन पूरे बजट पे चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष कह सकता है कि सीएजी पे चर्चा से आप भाग रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की बात कही गई थी कि सीएजी पे चर्चा होनी है। पर फिर क्या बजट पे चर्चा नहीं करेंगे? कर ले सीएजी पे चर्चा फ्राइडे को, बजट सत्र को आगे बढ़ा ले। बजट सत्र को 2 दिन और बढ़ाएं, 3 दिन और बढ़ाएं, पर आप बजट पे सिर्फ 1 घंटे की चर्चा करेंगे तो सवाल तो उठेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नमूना बताते हुए कहा है कि बीजेपी को राहुल गांधी जैसे कुछ नमूनों की जरूरत है ताकि रास्ता हमेशा साफ और बेहतर बना रहे। एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करते हुए इसे भारत तोड़ो अभियान करार दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के पीछे राहुल गांधी के असली इरादे से हर कोई वाकिफ है। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी हो या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक राजनीतिक संस्कार तो उनके पास कुछ है नहीं है, और इस प्रकार के शब्दों का चयन करना मैं समझता हूं ये उनके राजनीतिक दिवालियापन यही प्रदर्शित करती है। और मैं यही कहना, निंदा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं निंदा तो कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे उन पर तरस आ रही है, उनके मानसिक सोच पे, मानसिक विकृति पे। इस प्रकार के वो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे, वो कल उनके बारे राहुल गांधी जी का अपमान उन्होंने नहीं किया, लीडर ऑफ अपोजिशन और पूरे संसद का उन्होंने अपमान किया है। एक दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया इंडिया ब्लॉक के द्वारा। मैं समझता हूं कि उनके जो मैं आ रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो एडवाइजर हैं उनके बारे, जिस प्रकार सोरोस के बारे जो बातें आई थी, तो पहले वो अपने गिरबान में झांके उस पर दूसरे पे आरोप लगाए, तो उनके कोई मुद्दे नहीं होते। मैंने कहा चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाते, इस प्रकार की वो चीजें करते ताकि लोगों को विषयांतर कर सके, लोगों का ध्यान भटका सके। उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के 8 साल पूरे होने पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अब इस पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कहा है कि अगर हम पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश के विकास देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि प्रदेश की क्या हालत है।
आज लगातार उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। आज इस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे हालात में सुधार किया जा सके। अगर हम उत्तर प्रदेश का पिछले 8 सालों में विकास देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात हैं उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। और जो मुद्दे हैं, जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जहां बेरोजगारी का मुद्दा आज परम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां महंगाई का मुद्दा है, जहां एजुकेशन फैसिलिटीज का मुद्दा है, जहां लगातार एजुकेशन की जो फीस है वो महंगी होती जा रही है। तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिनको भटकाने से और कहीं ना कहीं जहां देश हमारा पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, सबको बात पता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात है, मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन यहाँ दंगा नहीं हुआ 2017 के बाद से। ऐसा है कि ये खाली ध्यान भटकाने वाली ही बात करेंगे, क्योंकि ये आज भी नहीं बता पाएंगे कि जितने इन्होंने MOU साइन किए थे वो कितने धरातल पे उतरे हैं। अगर आप इनके मॉडल को देख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो सब इस पे हंसी उड़ाएंगे कि किस तरह का ये डेवलपमेंट मॉडल है जहां लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन होते हैं और धरातल पर नहीं उतरते हैं। और ये खाली अब मैनेजमेंट और मीडिया के माध्यम से अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। पटना में कई मुस्लिम संगठन आज वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ धरना दे रहे हैं। गर्दनी बाग में सभी एकजुट हुए हैं। इस बीच इस प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक विवादित बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा है कि धरना देने वाले कठमुल्ले हैं। धरना का आयोजन किया गया है, मुस्लिम संगठन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी AIM-PLB के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान लालू प्रसाद यादव काफ़ी आक्रामक मोड में नजर आए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, इस बिल के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। कुछ दल सत्ता के लालच में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी हमेशा मुस्लिम समाज के साथ इस लड़ाई में खड़ी है। ये बिल देश को तोड़ने की साजिश है। इस बिल के खिलाफ सभी आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट हो करके अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के
बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात नाजुक बने हुए हैं। इसराइल के गाजा, सीरिया और लेबनान पर हमले जारी। वहीं अमेरिका यमन, ईरान समर्थित हूती पर हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, अगर उसने क्षेत्र में उसके या उसके अलाए इसराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो उस पर सीधा हमला हो सकता है। इन सभी खतरों के बाद ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का प्रदर्शन किया, जिसके जरिए वो अचानक मिट्टी से दुश्मन की बर्बादी का तूफान उठा सकता है। ईरान की सरकारी मीडिया की ओर से जारी किए गए एक नए वीडियो में मिसाइलों का भंडार दिखाया गया है। वीडियो में ईरान के हथियार कार्यक्रमों के लिए 2 ईरानी सैन्य नेता हथियारों से भरी सुरंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 85 सेकंड का वीडियो बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच पब्लिश किया गया है, जिसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ईरान किसी हमले का सामना कर सकता है और जवाब दे सकता है। लेकिन ईरानी गतिविधि हमले की समीक्षाओं को देखने के लिए बनाया गया है। यह वीडियो एक बड़ी कमजोरी से भी उजागर करता है। इस वीडियो में ईरान ने अपने उन्नत हथियारों का प्रदर्शन किया, जिसके जरिए वो मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सभी एसोसिएट्स को निशाना बना सकता है। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बाद ईरान की ओर से वीडियो जारी करने को जानकार एक बड़े युद्ध की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका मध्य पूर्व क्षेत्र में अपनी सेना की मौजूदगी मजबूत कर रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।